दोस्तों एवं साथियों, आज की कहानी के माध्यम से हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मजबूर पिता अपनी बेटी के इलाज के लिए इतना मजबूर हो जाता है। अपनी बेटी के इलाज के लिए एक औरत के साथ में संबंध बनाने के लिए बेबस हो जाता है। जब यह बात मीडिया वालों को पता लगती है और जब वो लोग उस पिता के पास में पहुंचते हैं, उस आदमी के पास में पहुंचते हैं और उससे इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उससे उसकी कहानी पूछते हैं, तो वो व्यक्ति जो अपनी बात उन मीडिया वालों को बताता है, ये सुन करके जितने भी वहां मीडिया कर्मी होते हैं, जितने भी वहां लोग होते हैं, उन सारे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्या था इस कहानी में, ऐसा क्या हुआ था उस पिता के साथ में, यह जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं। दोस्तों, आप लोगों से वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आप लोग ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, ये एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे सुन करके आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है मेरठ, और उसी मेरठ शहर में एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी जिसका नाम असलम होता है। असलम अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मेहनत किया करता है, मजदूरी किया करता है। असलम की एक बीबी होती है और उसे एक बेटा होता है और असलम को एक 2 साल की बेटी होती है। तो असलम मेहनत मजदूरी करता है और मेहनत मजदूरी के बाद में दिन भर में उसके काम करने के बाद उसे 300 रुपए, 350 रुपए दिहाड़ी मिलती है और उस दिहाड़ी से उसके परिवार का खर्च चला करता है। उसकी जो बीबी होती है बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही सरल स्वभाव की होती है। और जब भी असलम शाम को उन 300 रुपए, 400 रुपए को लेकर के अपने घर पर आता है और अपनी बीबी से इस विषय में बात करता है कि आखिरकार हम जितना कमाते हैं इतने में तो हम लोगों को खाने के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे घर में ऐसी कोई समस्या आ जाए, ऐसी कोई बात पड़ जाए, तो फिर हम लोगों के पास में एक भी पैसा नहीं होता, एक भी पैसा नहीं रहेगा। यह बात सुन करके जो उसकी बीबी होती है वो हरदम उसको समझाती है और उसको धैर्य धराती है कि इससे आप परेशान न हो, जो भी करेगा ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। वो बीबी बहुत ही सरल तरीके की होती है, वो कभी भी असलम से अनैतिक खर्चाओं के लिए बात नहीं करती, कभी अच्छे कपड़ों की मांग नहीं करती, कभी अपने शौक पूरे करने के लिए असलम को दोषी नहीं ठहराती। परिवार में एक तरह से सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होती। बस असलम को मन ही मन एक ही चिंता सताया करती है कि आखिरकार उसकी ये जितनी आमदनी है, इस आमदनी से परिवार को चलाना मुश्किल हो जाता है, जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई ऐसी बात पड़ जाए हमारे परिवार के साथ, भगवान न करे, ईश्वर न करे कि अगर ऐसी कोई समस्या हमारे साथ में पड़ गई, तो फिर हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। जिंदगी इसी गहमो गहम में कट रही होती है। फिर अचानक जिस चीज का असलम को डर होता है वही होता है। उसकी जो बेटी होती है, उस 2 साल की बेटी की एक दिन अचानक तबीयत खराब हो जाती है और जब उसकी वो तबीयत खराब होती है तो वो अपनी बेटी को एक अस्पताल में लेकर के जाता है और जब डॉक्टर वहां उस बेटी के चेकअप की बात करते हैं तो उस चेकअप के लिए उसके पास में पैसे नहीं होते और वो फिर अपने एक रिश्तेदार के पास में जाता है और उस रिश्तेदार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि भाई मेरे लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर दीजिए, कुछ दिन के बाद मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। असलम का जो रिश्तेदार होता है असलम को 10,000 रुपए देता है। असलम उन 10,000 रुपए को लेकर के फिर अपनी बेटी के पास अस्पताल में पहुंचता है और बेटी का चेकअप करवाता है और जब बेटी का चेकअप होता है तो बेटी के चेकअप में एक बात निकल के आती है
और उसके जो दिल में छेद होता है। जब असलम को यह बात पता लगती है कि उसकी जो 2 साल की बेटी है उसके दिल में छेद है, यह बात सुन करके असलम परेशान हो जाता है, अपना सर पकड़ करके रोने लगता है। उसकी बेबी, उसकी पत्नी फिर उसको धैर्य धराती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, अल्लाह जो भी करेगा हमारे साथ में अच्छा ही करेगा, वक्त का इंतजार करिए। पर असलम इस बात को समझ रहा होता है, वो जान रहा होता है कि आखिरकार हमारे पास में एक भी पैसा नहीं है, हम अपनी इस बेटी का इलाज कैसे कराएंगे। यह बात सोच करके असलम एक दिन अपने उसी रिश्तेदार के पास में फिर जाता है और उससे कहता है, उसके दरवाजे पर जैसे ही पहुंचता है और उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है, उसे बुलाने लगता है। उस असलम का वो रिश्तेदार घर से बाहर निकल करके तो आता है, पर जैसे ही वो दरवाजे पर देखता है कि वही असलम खड़ा है जो अभी 2 दिन पहले हमसे 10,000 रुपए लेकर के गया है। असलम हाथ जोड़ करके अपने उस रिश्तेदार से बोलता है कि भाई एक बार मेरी मदद और कर दीजिए, मैं कुछ दिन के बाद कमा कमा के आपकी पाई पाई चुका दूंगा। पर वो रिश्तेदार मुंह बनाते हुए असलम से कहता है कि मुझे तो यही भरोसा नहीं है कि आप जो 10,000 रुपए लेकर के गए हैं वो कब वापस करेंगे, और आप दोबारा 50,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। अब मेरे पास में इतने पैसे नहीं है। असलम निराश होकर के वहां से वापस आ जाता है। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। वो अपने घर पर जाता है, उसके घर पर एक बूढ़ी माँ होती है, उसका बेटा होता है। अस्पताल में उसकी जो बेटी भर्ती होती है, उस बेटी के पास में असलम की पत्नी होती है। अपनी माँ के पास में जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ कुछ बिस्किट वगैरह मंगा करके मेरे इस बेटे को खिला दीजिए। उसकी माँ असलम से कहती है कि बेटा आप भी कुछ खाना खा लीजिए। वो कहता है कि माँ मैंने खाना खा लिया है, मुझे भूख नहीं है। और वह इसी गहमो गहम में उलझा रहता है कि आखिरकार इतने पैसे की व्यवस्था मैं कहां से करूं। वो अपनी बीबी के पास में, अपनी बेटी के पास में अस्पताल जाता है और अस्पताल जाने के बाद में जब उसकी जो बीवी होती है वो असलम से पूछती है कि कुछ पैसों की व्यवस्था हुई क्या। असलम कहता है कि अभी तो कोई व्यवस्था नहीं हुई, पर आप परेशान मत हो, हम कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था कर लेंगे। वो डॉक्टरों के पास में जाता है, डॉक्टरों से हाथ जोड़ता है और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और उनसे कहता है कि साहब मेरी बेटी का आप इलाज चालू करिए और मैं आपको पैसे की व्यवस्था करके दे दूंगा। पर जो वो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, 3 दिन का समय है आपके पास में, 3 दिन हम इस बच्ची का इलाज कर रहे हैं, इसका चौथे दिन ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के पहले 50,000 रुपए आपको जमा करने होंगे। यह बात सुन करके असलम परेशान हो जाता है कि आखिरकार जिस व्यक्ति के पास में एक भी पैसे न हो वो असलम कहां से 50,000 रुपए लाएगा। अब वो सोचता है कि अगर हम कहीं मेहनत मजदूरी करने भी जाते हैं तो हमें कितना पैसा मिलेगा, हमारे पास में वक्त नहीं है। अब वो सोचता है कि मैं अपनी बेटी को किसी सरकारी अस्पताल में एडमिट कर दूं, किसी सरकारी अस्पताल में उसका इलाज करवाऊं। पर वहां पर जो एक सरकारी अस्पताल होता है वो नाम का ही सरकारी अस्पताल होता है। उस सरकारी अस्पताल में एक सफाई कर्मी तो होता है, पर डॉक्टर कभी आते नहीं, कभी महीने में, कभी हफ्ते में 1 आध बार डॉक्टर आते हैं। उस अस्पताल में कोई सुविधाएं नहीं होती। असलम मजबूर होता है, उसे अपनी बेटी की जान बचानी होती है। इसलिए वो अपनी बेटी की जान को बचाने के लिए एक फैसला करता है। वो सोचता है कि अब मैं लोगों के सामने जाऊंगा, उनसे हाथ जोड़ूंगा, उनसे भीख मांगूंगा, उनसे रहम की भीख मांगूंगा, शायद हो किसी को ये रहम आ जाए और वो मेरी बेटी के इलाज के नाम पर, मेरी बेटी के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दे, जिससे कि मैं अपनी बेटी का इलाज करवा लूं। असलम शाम का वक्त होता है, अस्पताल से अपने घर आ जाता है। उसकी बीबी अपनी बेटी के साथ अस्पताल में होती है और घर आने के बाद में जो उसकी ऐसी हालत होती है, देखने में फटे पुराने कपड़े होते हैं, बाल उलझे हुए होते हैं, क्योंकि असलम कई दिनों से एक तरह से भूखा होता है, उसका किसी चीज में कोई मन नहीं लगता, बस वो इसी गहमो गहम में उलझा रहता है कि उसके पास में
शाम का समय होता है। असलम एक चौराहे पर पहुंच जाता है जहां पर सिग्नल वगैरह होते हैं, और जब लाल सिग्नल होते हैं तो वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां चौराहे पर आकर के रुकती हैं। असलम उस चौराहे पर खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, जो बड़े बड़े लोग आते हैं, जैसे ही वो रुकते हैं उनके सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगता है और उनसे बोलता है कि साहब, मेरी बेटी जो 2 साल की है वो अस्पताल में भर्ती है, उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, साहब मेरी मदद कर दीजिए। कोई तो असलम के हाथ में 150 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई 500 रुपए उसकी बेटी के इलाज के नाम पर दे देता है, और कोई कोई तो ऐसा होता है कि जो कहता है कि इन लोगों के ऐसे काम ही होते हैं, इतना हट्टा कट्टा है पैसा कमाने के लिए। कभी कभी ये लोग अपनी बीवी को बीमार कर देते हैं, कभी अपने बच्चों को बीमार कर देते हैं, कभी अपने माता पिता के मरने का बहाना कर देते हैं। इन लोगों का काम ही ऐसा होता है। असलम चुपचाप उनकी बातों को सुनता रहता है, जिससे जो मिल जाता है उसको रख लेता है और फिर किसी दूसरी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगता है। चौराहे पर खड़ा वो जब इन सारी चीजों लोगों से ऐसे कह कह करके अपने बेटी की इलाज के लिए भीख मांग रहा होता है, पैसा मांग रहा होता है, उसी चौराहे पर कुछ दूर पर शायद एक लड़की खड़ी होती है और उसकी बातों को सुन रही होती है। असलम जैसे ही अब यह सोचता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, वो एक किनारे पर जाकर के, रोड के किनारे पर जाता है और जाकर के बैठ जाता है, और बैठ करके जितने पैसे उसने अभी तक इकट्ठा किए थे उनको गिन रहा होता है। उसी समय उसके सामने एक लड़की आती है, और वो लड़की जो पूरी तरह से अपने आप को ढके होती है, नकाब पहने होती है, और नकाब पहन करके वो लड़की उस असलम के सामने आती है, और आने के बाद में उससे कहती है कि आपको जितने पैसे मिले हैं उससे ज्यादा पैसे मैं आपको दे सकती हूं, पर आपको मेरा एक काम करना होगा। असलम एक बार अपना चेहरा उठाता है, और चेहरा उठा करके उस औरत की तरफ देखता है, और देखने के बाद में वो फिर अपने काम पर बिजी हो जाता है, अपने पैसों को सही करने लगता है। पर वो औरत जो होती है वो असलम से कहती है कि एक बार आप सोच लीजिए, मैं आपको एक रात के 50,000 रुपए दे सकती हूँ। असलम कहता है कि आप मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी अस्पताल में भर्ती है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसा चाहिए। वो औरत कहती है कि मुझे सब कुछ मालूम है, मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपको अभी 50,000 रुपए दे सकती हूँ, पर आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। असलम कहता है कि आखिरकार ऐसी क्या बात है। वो सोचता है कि शायद मैं किसी गलत राह पे जा रहा हूं, इसलिए असलम पहले तो उसे मना कर देता है। पर वो औरत असलम से कहती है कि एक बार आप सोच लीजिए, उधर आपकी बेटी जो अपने इलाज के लिए तड़प रही है, और आपको केवल एक रात का मौका है, और उस रात के लिए मैं आपको 50,000 रुपए दे रही हूं। असलम यह सुन करके जब उसे अपनी बेटी की याद आती है, अस्पताल में पड़ी उस बेटी की हालत को देखता है, तो वो उस औरत से हाँ बोल देता है, और वो औरत अपने पर्स से 50,000 रुपए की गड्डी निकालती है और असलम को दे देती है। असलम को देने के बाद में वो उससे बोलती है, रात के लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा। असलम बोलता है कि आखिरकार ऐसा क्या काम है। वो कहती है कि आपको एक रात मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी, एक रात मैं आपके साथ में संबंध बनाऊंगी, उसके बाद सुबह आप अपने घर चले जाना, अपनी बेटी का इलाज कराना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। असलम उसकी इस बात को सुन करके थोड़ा सा नाराज होता है, और वो कहता है कि मैडम जी आप अपने पैसे ले लीजिए, मैं इतना खुदगर्ज इंसान नहीं हूं, इस तरीके का आदमी नहीं हूं कि मैं अपनी बीवी से बेवफाई करूं। पर वो औरत जो होती है वो असलम से एक बार फिर कहती है कि एक बार सोच लीजिए, आपकी बेटी जो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। असलम उसकी बात को सुन करके हाँ बोल देता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब वो उस औरत के साथ में उस औरत के घर पर पहुंचता है, तो वो देखता है
कि वो घर जो होता है वो घर तो बहुत ही सुंदर होता है, किसी रईस आदमी का लग रहा होता है, पर वहां पर केवल वो औरत होती है और असलम होता है। अब असलम उस घर की कंडीशन को देख करके ये सोचने लगता है कि आखिरकार इस घर में और कोई नहीं है क्या, केवल ये औरत अकेले रहती है। यह सोच करके इसी उलझन में असलम वहां पर बैठता है, चारों तरफ देख रहा होता है। तभी वो औरत जो होती है वो असलम से बोलती है कि आपको कुछ खाना है, आप कुछ खाएंगे। असलम बोलता है कि जो आपकी इच्छा हो, और वो औरत किचन में जाती है, कुछ खाने के लिए सामान लाती है और असलम को खाने के लिए देती है। असलम उस खाने को खाता है, और जब असलम खाना खा रहा होता है उसी समय वह औरत एक फोन करती है, और फोन करने के बाद में वो फोन पर कहती है कि आखिरकार वो आदमी हमें मिल गया है, वो व्यक्ति हमें मिल गया है जिसके साथ में हमें ये सब करना है। यह सुन करके जब असलम उस औरत की ऐसी बातों को सुनता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार क्या मैं किसी गलत जगह पे फंस गया हूं, आखिरकार ये औरत मेरे साथ में क्या करेगी। ये सोच करके वो थोड़े से घबराता है, पर उसके बाद में वो फिर सोचता है कि क्या करेगी, क्या मेरी इस औरत से कोई दुश्मनी तो है नहीं, मैंने इसके साथ में कुछ गलत तो किया है नहीं, ये तो खुद अपनी तरफ से मुझे अपने घर लिवा करके आई है। और वो चुपचाप बैठ करके उसकी बातें सुन रहा होता है। उसी समय वो देखता है कि थोड़ी देर के बाद उस घर के अंदर 3 व्यक्ति आते हैं, और जब वो 3 व्यक्ति आते हैं, उन 3 व्यक्ति को देख करके असलम एक बार फिर डरता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये आदमी उसके साथ में क्या करेंगे। तब वो जो औरत होती है वो कहती है कि आप परेशान मत हो, और उन आदमियों से ये बोलती है कि ये बैठा है व्यक्ति, इसी के साथ में हमें वो सब करना है। वो औरत असलम को अपने रूम पर ले जाती है, और रूम पर ले जाने के बाद में वो उससे बोलती है कि हम आपके साथ में संबंध तो बनाएंगे, पर हमारे साथ आपको निकाह करना होगा। ये बात सुन करके असलम एक बार फिर चौंक जाता है, और वो कहता है उस औरत से कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी बीवी है जो मेरे सहारे है, आखिरकार फिर उसका क्या होगा। वो औरत कहती है कि आप परेशान मत हो, मैं इस तरीके की औरत नहीं हूं, मैं आपके साथ में एक रात संबंध तो बनाऊंगी, पर आपकी बीवी बन करके बनाऊंगी, आपके साथ निकाह करके बनाऊंगी। आप सुबह तलाक दे देना, और तलाक देने के बाद में अपने घर चले जाना। यह बात सुन करके असलम थोड़ा सा परेशान होता है। वो जो 3 आदमी आए होते हैं उनमें से एक मौलवी होता है और 2 गवाह होते हैं। रात में ही असलम का उस औरत के साथ में निकाह कराया जाता है, और जब असलम का निकाह उस औरत के साथ में हो जाता है, उसके बाद में वो औरत असलम के साथ में रात में संबंध बनाती है। और संबंध बनाने के बाद में जब सुबह असलम की नींद खुलती है, नींद खुलने के बाद जब वो अपना बिस्तर छोड़ता है, और बिस्तर छोड़ करके जैसे ही वो खड़ा होता है तो देखता है कि वो जो औरत होती है वो उस समय सो रही होती है, और उसकी कमर पर कुछ अंक लिखे होते हैं, और उन अंकों पर जब उसकी नजर पड़ती है तो वो वहीं पर असलम रुक जाता है और बैठ जाता है। बैठ करके उस औरत के जगने का इंतजार करने लगता है, और जैसे ही जब थोड़ी देर के बाद उस औरत की नींद खुलती है तो उससे पूछती है कि आपकी नींद टूट गई, आप शायद मेरा इंतजार कर रहे थे, अब आप मुझे तलाक दे दो और अब आप आजाद हो, आप जा सकते हो। यह बात सुन करके जब असलम होता है वो कहता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। तो पूछती है, वो औरत कहती है कि पूछिए। तब असलम कहता है कि मुझे यह नहीं मालूम पड़ रहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार आपके जो बदन पर, आपके जो कमर पर ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर किस लिए लिखा हुआ है। ये सुन करके वो औरत जो वो कहानी उस असलम को बताती है, उस कहानी को सुन करके असलम भी एक बार रोने लगता है। दरअसल दोस्तों, वो औरत बताती है कि जो मेरा पति है, मैं अपने उस पति से बहुत ज्यादा प्यार करती हूं। वो मेरा पति मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ा करता था, हम दोनों ने खुशी खुशी शादी की। शादी करने के बाद में जो मेरा पति है वो मेरे साथ में संबंध बनाता है, और संबंध बनाने के कुछ दिन के बाद वो मुझे तलाक दे देता है,
और तलाक देने के बाद वो कहता है कि तुम्हें किसी के दूसरे के साथ में आपको अपना हलाला करवाना है और हलाला करवाने के बाद फिर आपको मेरे से शादी करना है। ऐसा मैं पहली बार आपके साथ में हलाला नहीं कर रही हूं। ऐसे मैंने पहले 5 लोगों के साथ में ये आप 6वें व्यक्ति हो जो मेरी कमर पे ये 5 नंबर लिखा हुआ है। ये इसीलिए लिखा हुआ है कि मेरा 5 बार हलाला हो चुका है और आप 6वें व्यक्ति हो जिससे मेरा हलाला हो रहा है। ये सुन करके असलम भी उस औरत की मजबूरी को देख करके, उस औरत को लाचारी को देख करके असलम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और असलम फिर तलाक देने के बाद में चुपचाप वहां से उन पैसों को लेकर के अस्पताल चला जाता है। अस्पताल में जाकर के अपनी बेटी का इलाज करवाता है और उसकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। पर असलम को उस औरत की वो बात, वो रात बार बार याद आती रहती है, उसको वो भूलता नहीं है। और फिर वह एक दिन उस औरत से मिलने के लिए, उस औरत के बारे में जानने के लिए उस औरत के घर पर पहुंच जाता है और जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि बाहर एक ताला लगा होता है और उसके बाहर एक चौकीदार बैठा होता है। तब वो असलम उस चौकीदार से पूछता है कि भाई साहब, इस मकान के अंदर जो मैम साहब रहा करती थी वो कहां गई हैं? तब वो जो चौकीदार होता है वो बताता है कि जो मैम साहब इस मकान में रहा करती थी उन्होंने एक दिन अपनी आत्महत्या कर ली। और वो असलम उससे पूछता है कि आखिरकार कैसे? तब वो बताता है कि उन्होंने एक सुसाइड नोट लिख करके छोड़ा था और उस सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी हत्या का दोषी अपने पति को बताया था और वो उन्होंने ये लिखा था कि मैं अपनी पति से परेशान होकर के मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रही हूं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को यह सजग करना है, सतर्क करना है। समय कभी भी किसी का भी बदल सकता है। आप किसी के भी कभी भी कैसे हो सकते हैं ये किसी को नहीं मालूम है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।